हेलो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिमांड एंड रिकवरी। ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल सेक्शन कितने हैं? 73 से लेके 84 तक के सेक्शंस डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में कवर्ड होंगे। ठीक है। जिसमें से अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 77 तक ये सेक्शंस कवर होंगे डिमांड में। ठीक है। सेक्शन 78 से लेके 84 तक ये सेक्शंस कवर होंगे रिकवरी में। ठीक है। जिसमें सेक्शन 78 की अगर बात करें तो ये केवल ये बताता है कि अगर इन केस ऑफ डिमांड अगर हुई, ठीक है, जो 73 से लेकर 77 तक के सेक्शंस में डिमांड की जाएगी। ठीक है। इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। फ्रॉड वाले केसेस में क्या होगा और अदर देन फ्रॉड वाले केसेस में क्या होगा, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, वो पूरा कंप्लीट इसमें 73 से 77 में पूरा कंप्लीट आ जाएगा। सेक्शन 78 बताएगा कि अगर डिमांड की गई है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे सेक्शन 78 में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। अब रिकवरी करने के जो तरीके हैं वो आपके पास गिवन है सेक्शन 79 से लेके 84 तक के सेक्शंस में। ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेक्शन 73 टू सेक्शन 77 ये आपके पास कवर होंगे डिमांड में, कि डिमांड किस तरह से की जाएगी, क्या उसका कंप्लीट प्रोसीजर होगा। सेक्शन 78 इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। सेक्शन 79 से सेक्शन 84 तक ये बात करेगा रिकवरी की, कि अगर डिमांड की गई है और डिमांड की पेमेंट नहीं की तो रिकवरी किस तरह से की जाएगी। ठीक है। ओके। सेक्शन 78 बात करेगा कि रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होगी, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। मतलब सेक्शन 78 में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, केवल इतना होगा। अब 73 से 77 के जो सेक्शंस है, अब उनको हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। इससे हमारे पास टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट होंगे उसमें हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 73 ये बेसिकली कवर्ड करेगा हमारे जो भी हमारे केसेस होंगे अदर देन फ्रॉड, जो अदर देन फ्रॉड वाले केसेस होंगे उनको कवर्ड करेगा सेक्शन 73। 74 कवर्ड करेगा जो भी फ्रॉड वाले केसेस होंगे उनको, फ्रॉड वाले जो केसेस होंगे उनको कवर्ड करेगा। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। वैन प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू शो कॉज नोटिस। प्रॉपर ऑफिसर जो है शो कॉज नोटिस कब इशू करेगा? इन केसेस में वेयर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स, अगर कोई भी टैक्स, मतलब ये 5 केसेस है जिसमें शो कॉज नोटिस इशू करेगा। 2 केसेस हैं टैक्स वाले, 2 आईटीसी वाले और 1 रिफंड वाला। अगर टैक्स नॉट बीन पेड, अगर टैक्स पेमेंट नहीं करी या फिर कम पे किया, शॉर्ट पेड। अब आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी अगर हमने रॉन्गली अवेल्ड किया या फिर रॉन्गली यूटिलाइज किया तब। एक केस है रिफंड वाला, अगर रिफंड एररनेसली रिफंडेड, अगर रिफंड एररनेसली रिफंड कर दिया गया तब। तो ये जो टोटल मिला के 5 केसेस आएंगे, 5 केसेस, इन केसेस में शॉक ऑफ नोटिस इशू किया जाएगा। कब? अदर देन फ्रॉड वाले केसेस हैं, अदर देन फ्रॉड वाले केसेस हैं तो कब इशू किया जाएगा, और अगर फ्रॉड वाले केसेस हैं तो तब कब इशू किया जाएगा। ठीक है। लिखा हुआ है बाय रीजन अदर देन फ्रॉड और एनी willful misstatement और separation of fact to evade any taxes, वो यहाँ पे लिखी हुई है बात। ठीक है। तो शो ऑफ नोटिस कब इशू किया जाएगा? जो अदर देन फ्रॉड वाले केसेस है इसमें इशू किया जाएगा 2 years and 9 months, 2 years and 9 months के अंदर अंदर, और इसमें इशू किया जाएगा 4 years and 6 months के अंदर अंदर। 2 years and 9 months कहाँ से देखेंगे? फ्रॉम द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट होती है फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, और द डेट ऑफ एरनेसली रिफंडेड। एरनेसली रिफंडेड वाला केस केवल एक ही केस में आएगा, ये वाला। ठीक है। और बाकी 2 years and 9 months कहाँ से देंगे? फ्रॉम द जो ड्यू डेट होती है एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की, वहां से देखेंगे। ड्यू डेट क्या होती है? जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट 31 दिसंबर आती है, वहां से 2 year and 9 month देखने हैं। किसके लिए?
अदर देन फ्रॉड वाले केसेस के लिए, और 4 ईयर एंड 6 मंथ देखने हैं किसके लिए, जो फ्रॉड वाले केसेस है। ये किस चीज़ के लिए देख रहे हैं हम, शो कॉज नोटिस इशू करने की जो डेट है, टाइम लिमिट जो है। ठीक है, अब शो कॉज नोटिस इशू हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब सर्विस ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस, अगर हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट सर्व करते हैं तो फ्रेश शो कॉज नोटिस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टेटमेंट है उसी को माना जाएगा कि भैया आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, वॉलंटरी पेमेंट बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। अगर शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही बंदा वॉलंटरी पेमेंट कर देता है तो वैसा कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या होगा इसमें रिलैक्सेशन, कि कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। नो शो कॉज नोटिस शैल बी इशू टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट वॉलंटरी पेड, मतलब जितनी भी उसने वॉलंटरी पेमेंट कर दी उतनी एक्सटेंट तक शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। व्हेन वॉलंटरी पेमेंट अमाउंट अगर लेस देन है अमाउंट एक्चुअली ड्यू, जितनी भी अमाउंट ड्यू थी, सपोज अमाउंट ड्यू 60,000 है और उसने पेमेंट जो करी है वॉलंटरी 50,000 करी है, तो जो 10,000 की अमाउंट है पीओ जो है कैन इशू कर सकता है शो कॉज नोटिस टू दी एक्सटेंट टू दी एक्सेस अमाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट है मतलब 10,000 का, उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ डिमांड ऑर्डर। अब ये तो बात थी शो कॉज नोटिस की, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो पार्ट था ना हमारे शो कॉज नोटिस से रिलेटेड बात था। अब बात करेगा डिमांड ऑर्डर की। तो डिमांड ऑर्डर कब इशू करना है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। डिमांड ऑर्डर इस केस में इशू करना है अदर देन फ्रॉड वाले में 3 इयर्स और फ्रॉड वाले केसेस में 5 इयर्स। अभी कहाँ से देखे जाएंगे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से देखे जाएंगे, ये भी सेम है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और द डेट ऑफ एररनेसली रिफंडेड। और एररनेसली रिफंडेड वाला केस कहाँ पर आएगा, एररनेसली रिफंडेड वाला केस केवल एक ही केस में आएगा, ये वाला केस। ठीक है, ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 73 हमने पढ़ लिया और सेक्शन 74 हमने पढ़ लिया। मतलब जो डिमांड की जाएगी सेक्शन 73 वाले केसेस में, मतलब जो अदर देन फ्रॉड वाले केसेस में कब डिमांड की जाएगी और जो फ्रॉड वाले केसेस है उसमें कब डिमांड की जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज की। 73 वाले केसेस में पेनल्टी कितनी लगेगी और 74 वाले केसेस में पेनल्टी कितनी लगेगी। अगर बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, अगर शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही अगर आपने पेमेंट कर दी तो जो बोनाफाइड केसेस है मतलब 73 वाले केसेस अदर देन फ्रॉड तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही आपने पेमेंट कर दी फ्रॉड वाले केसेस में तो 15% टैक्स की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 15%, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, क्योंकि फ्रॉड वाले केसेस है, इसलिए 15% ऑफ टैक्स का पेमेंट तो आपसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब शो कॉज नोटिस इशू हो गया, उसके विदिन 30 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे 25% ऑफ टैक्स ये यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। अगर विद इन 30 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं, अब डिमांड ऑर्डर इशू हो गया, उसके 30 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो बोनाफाइड वाले केसेस में उसमें तो 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर हायर, इन दोनों में जो भी हायर होगा उतनी अमाउंट की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जो फ्रॉड वाला केसेस है उसमें 50% ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, अगर 30 डेज के बाद डिमांड ऑर्डर इशू हो गया, उसके 30 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो इसमें तो सेम ही आएगा, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर हायर। लेकिन इस वाले केस में अब 100% ऑफ टैक्स जितना भी होगा उतनी पेनल्टी आपसे ली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब एक नोट भी इसमें गिवन है, एक बार नोट पढ़ लेते हैं। द पेनल्टी शैल आल्सो नॉट चार्जेबल इन केस वेयर द सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स इज पेड विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब अगर आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपको पेमेंट करना था वो, ठीक है, या फिर कोई भी अमाउंट अगर आपने कलेक्ट की है एज टैक्स के रूप में, अगर आपने उसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के अगर आपने विद इन ड्यू डेट के अगर आपने विद इन 30 डेज के अंदर उसको पेमेंट कर दी है, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक, अगर नहीं पे करते हैं तो पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं टाइम लिमिट की। तो अभी जो हम टाइम लिमिट देखने वाले हैं, अब तक हमने दो ही सेक्शन पढ़े हैं, 73 74, तो अभी इन्हीं की टाइम लिमिट देखेंगे। फिर इसके बाद 75 76 और 77 सेक्शन पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे वापस आते हैं। 73 की बात कर लेते हैं। जो टाइम लिमिट है किस चीज़ के लिए, शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए, वो ये एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर टू डिमांड ऑर्डर, मतलब 2 ईयर और 9 मंथ के अंदर। ठीक है, तो 3 महीने पहले तो डिमांड ऑर्डर, क्यों डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या थी 3 ईयर, उससे 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे
तो 2 ईयर 9 मंथ आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 74 वाले केसेस में, तो इसमें है एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू डिमांड ऑर्डर। यहाँ पे डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या थी, यहाँ पे डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट थी 5 ईयर। ठीक है, तो इसमें इससे 6 मंथ पहले अगर आप जाएंगे तो 4 ईयर प्लस 6 मंथ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ डिमांड ऑर्डर। अब डिमांड ऑर्डर की भी क्या कोई टाइम लिमिट है? यस। इसमें कितना है 3 ईयर, इसमें कितना है 5 ईयर। कहाँ से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर एरनेसली रिफंडेड, जो भी केस हो वहाँ से। ठीक है, 75 76 इसको लेटर पार्ट पे देखते हैं, पहले सेक्शन खत्म कर लेते हैं। 75 76 77 उसके बाद यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है, तो अभी तक की अगर हम समराइज करें इसको, तो अभी तक का हमने कितना पढ़ा है इसमें? हमने अभी तक के यहाँ पे टोटल 2 सेक्शन देखे हैं, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। सेक्शन 73 बात करेगा जो डिमांड जो आपसे की जाएगी अदर देन फ्रॉड वाले केसेस में। सेक्शन 74 बात करेगा जो आपसे डिमांड की जाएगी फ्रॉड वाले केसेस में। ठीक है, 73 में जो आपके पास टाइम लिमिट दी गई है इशू शॉक ऑफ नोटिस इशू करने की, वो कितनी गिवन है? 2 ईयर 9 मंथ के अंदर अंदर आपको शॉक ऑफ नोटिस इशू किया जाएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और जो फ्रॉड वाले केसेस में 4 ईयर एंड 6 मंथ के अंदर अंदर। इसमें डिमांड ऑर्डर की भी टाइम लिमिट गिवन है कितना? 3 ईयर के अंदर अंदर आपको डिमांड ऑर्डर जो आपको इशू कर देना है, और उसमें गिवन है 5 ईयर के अंदर फ्रॉम द डिमांड ऑर्डर आपको इशू कर देना है फ्रॉड वाले केसेस में। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा पेनल्टी दोनों केसेस में कितनी कितनी लगेगी। अगर हम बिफोर इशू ऑफ शॉक ऑफ नोटिस पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे 15% ऑफ टैक्स है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड किया था। यहाँ पर अगर विद इन 30 डेज के अंदर शॉक ऑफ नोटिस इशू कर देते हैं तो नील, यहाँ पर 25%। ऐसे यहाँ पे विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम डिमांड ऑर्डर तो यहाँ पर 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर हायर, और यहाँ पर 50% ऑफ टैक्स। यहाँ पर डिमांड ऑर्डर के 30 डेज के तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगी, और यहाँ पर 100% ऑफ टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी टाइम लिमिट आ गई शॉक ऑफ नोटिस इशू करने की और डिमांड ऑर्डर इशू करने की। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 75 और 76 की। ठीक है, सेक्शन 75। सेक्शन 75 बेसिकली क्या बात करता है? ये आपके पास जनरल प्रोविजन आपके पास बताएगा। जनरल प्रोविजन किसके? जो भी आपके पास 73 और 74 में जो आप करके आए ना, 73 और 74 में, इन दोनों के जनरल प्रोविजन बात करेंगे हम 75। क्या क्या जनरल प्रोविजन है? सबसे पहले देख लेते हैं, दिस प्रोविजन हैव बीन डिस्कस्ड एज फॉलोज। क्या प्रोविजन है? सबसे पहली बात, पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्लीटिंग द लिमिटेशन पीरियड, सेक्शन 75 का क्लॉज 1। मतलब जो भी स्टे पीरियड अगर होगा ना कोई भी, तो वो एक्सक्लूड यहाँ पे रेडिस किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, द सर्विस ऑफ इशू द नोटिस इशुएंस ऑफ ऑर्डर स्टेट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा, या फिर द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड किया जाएगा इन कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ नोट। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि जो भी आपके पास शॉक ऑफ नोटिस का जो टाइम लिमिट है और जो डिमांड ऑर्डर का जो टाइम लिमिट है, इसमें अगर आपके पास कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, उसकी वजह से अगर कोई पीरियड स्टे किया गया तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, एडजुडिकेशन ऑर्डर का मतलब होता है डिमांड ऑर्डर। ठीक, ओके। इसके बाद ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देते हैं, इन केस ऑफ चार्ज ऑफ फ्रॉड एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट सपरेशन ऑफ एक्ट एंड are not established for a notice issued in a fraud case to be determined, demand notice to be issued in normal cases। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपने नोटिस इशू किया था किसमें? 74(1) में, मतलब अगर आपने नोटिस इशू किया गया था फ्रॉड वाले केसेस में, ठीक है, 74 के 1 में, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि भैया कोई फ्रॉड स्टेब्लिश ही नहीं हो पाया, तो जो आपने नोटिस इशू किया था वो मान लिया जाएगा कि आपने 73(1) में इशू किया था। 73(1) का मतलब हो गया कि आपने अदर देन फ्रॉड वाले केसेस में इशू किया था। पढ़ लेते हैं, वेयर एनी अपीलेट अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल सिस्टम में appellate authority or appellate tribunal or court concludes that the notice issued under section 74(1) is not sustainable for the reason that the charge of fraud or any willful misstatement or suppression of act to evade tax has not been established against the person to whom notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming that if such notice was issued under section 73(1). मतलब अगर 74(1) में वो स्टेब्लिश नहीं कर पाया कि भाई फ्रॉड है ही नहीं, तो मान लिया जाएगा कि 73(1) का नोटिस उसने इशू किया गया था, इन शॉर्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
अगर कोई भी ऑर्डर इशू करने के लिए अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शन अगर आई है, डायरेक्शन आई है मतलब अपीलेट अथॉरिटी ने या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने या फिर कोर्ट की कोई डायरेक्शन आई है कि ऑर्डर आप इशू करो, तो आपको विद इन 2 ईयर के अंदर वो ऑर्डर इशू करना होगा। शैल बी इशूड विद इन 2 ईयर के अंदर फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ सैड डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन आई है उसको कम्युनिकेशन के विद इन 2 ईयर के अंदर आपको नोटिस इशू करना होगा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट है, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी ग्रांटेड वेयर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। अगर आपके पास रिक्वेस्ट रिसीव करी गई है इन रिटर्न में, ठीक है, फ्रॉम द पर्सन चार्जेबल टू चार्जेबल विद टैक्स और पेनल्टी, और वेयर एनी एडवर्स डिसीजन इज कंडेमनेटेड अगेंस्ट सच पर्सन। मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप ऑर्डर इशू करने वाले हो, अगर उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन आप देने वाले हो या फिर उस पर्सन ने रिक्वेस्ट करी गई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी मस्ट होगी। ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग। अब जो हियरिंग के एडजर्नमेंट है, क्या एडजर्नमेंट ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट आपके पास यहाँ पर अलाउड होगी हुआ पर्सन। ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि भैया मैक्सिमम कितनी आप एडजर्नमेंट अलाउड कर सकते हैं। ठीक। ओके। इसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब जो आप ऑर्डर पास करोगे वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें फैक्ट्स मेंशन होने चाहिए कि भैया आपने किस तथ्य के बेसिस पर, किन फैक्ट्स के बेसिस पर ये ऑर्डर इशू करा है, वो प्रॉपर फैक्ट्स आप इसमें मेंशन करो। शैल सेट आउट द रेलिवेंट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। मतलब अगर आपके पास ऑर्डर में अगर आपके पास टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड की गई इन ऑर्डर में, नॉट टू बी एक्सीड, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो डिमांड की गई इन द ऑर्डर में, नॉट टू बी एक्सीड अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। मतलब जितना भी आपने नोटिस में स्पेसिफाई की गई अमाउंट, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट पेनल्टी और जो भी टैक्स की अमाउंट है वो चार्ज नहीं कर सकते। मतलब जितना भी आपने नोटिस में मेंशन किया है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। शैल नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस या डिमांड ऑर्डर शैल बी confirmed on the ground other than fraud specified in the notice. ठीक है। ओके। Modification of taxes by the appellate authority of court penalty and interest to be modified accordingly. मतलब अगर टैक्स की अमाउंट मॉडिफाइड होगी तो उसका पेनल्टी और टैक्स की अमाउंट भी मॉडिफाइड हो जाएगी अकॉर्डिंगली। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन एडजुडिकेटिंग ऑर्डर। मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट करना मैंडेटरी है, अगर ऑर्डर में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई उसने इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करी है, तो क्या इंटरेस्ट की पेमेंट करना मैंडेटरी है? यस, इंटरेस्ट की पेमेंट करना मैंडेटरी है, भले ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाए या ना किया जाए। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है या अलग से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है। जो एडजुडिकेटिंग ऑर्डर है, मतलब जो डिमांड ऑर्डर है, वो जो टाइम लिमिट है विद इन 3 ईयर के अंदर नॉर्मल केसेस में, अदर देन फ्रॉड वाले केसेस में, और 5 ईयर के अंदर फ्रॉड वाले केसेस में, वो आप पास करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप नहीं पास करते तो डीम्ड पास मान लिया जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पार्ट, अगर आपके पास कोई भी स्टे पीरियड है, ये जो शॉक ऑफ नोटिस या डिमांड ऑर्डर इशू करने में कोई भी स्टे पीरियड अगर आपके पास है, कोई भी अपील में चले गए आप बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, तो जो भी स्टे पीरियड है वो एक्सक्लूड यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें पूरे पैरा में अगर आप पढ़ेंगे तो यही चीज लिखा हुआ है कि जो स्टे का पीरियड है ना, वो आपके पास एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स और इंटरेस्ट रिमेन अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। मतलब अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, और वो पेमेंट करनी थी, उसकी ड्यू डेट आई पेमेंट की, अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, उसके विद इन 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट किया जाएगा और आपके पास रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 79 में स्टार्ट हो जाएगी। हम जब सेक्शन 79 पढ़ेंगे तो तब इसको उसके साथ देख लेंगे एक बार। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 73 और 74, ठीक है, वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39। मतलब जो 3B वाली रिटर्न जो फर्निश करी गई है उसमें अगर कोई भी आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स डिटरमाइन किया गया तो 73 में 74 में क्या लिखा है उसको बोल जाओ, रिमेन अनपेड। अगर आपके सेल्फ असेस्ड टैक्स अनपेड है या तो होली या पार्टली है, और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच टैक्स रिमेन अनपेड, द सेम शैल बी डायरेक्टली रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79 में। मतलब अगर कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपके पास अनपेड है तो उसकी डायरेक्टली रिकवरी की जाएगी अंडर सेक्शन 79। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ पेनल्टी बीइंग इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 74 में, नो अदर पेनल्टी बी इम्पोज्ड फॉर द सेम एक्ट
टाइम ओमिशन, मतलब अगर 73 74 में पेनल्टी लग गई तो इस एक्ट में फिर किसी और सेक्शन में पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगेगी। मतलब ये नहीं होगा कि 73 74 में पेनल्टी लगी और सेक्शन 122 में भी पेनल्टी आपके पास लग गई, या तो यहाँ पे लगेगी या फिर 122 में पेनल्टी लगेगी, मतलब किसी और सेक्शन में पेनल्टी लगेगी। तो अगर हम 75 सेक्शन की बात करें तो 75 में कुल मिला के जनरल प्रोविजन है सेक्शन 73 से 74 के। मेन जो पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं वो पॉइंट आपके पास ये है। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास यही है, बी वाला पॉइंट, जिसमें याद रखने वाला है कि अगर 74 के 1 में केस स्टेब्लिश नहीं हो पाता, मतलब फ्रॉड वाला नहीं माना जाता, तो उसको 73 1 में मान लेंगे, मतलब अदर देन फ्रॉड वाला केसेस आपके पास मान लेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें ये वाला जो पार्ट है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट हो सकती है यहाँ पर, वह पार्ट इस। ठीक है। थर्ड इसका जो पार्ट है इम्पोर्टेंट, वो आपके पास ये है कि इंटरेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, भले ही नोटिस में स्पेसिफाई किया गया है इंटरेस्ट के अमाउंट या ना किया गया, इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। और फोर्थ पार्ट इसका ये है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो रिकवरी की जाएगी वो सेक्शन 79 के अकॉर्डिंगली की जाएगी, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए अलग से नोटिस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस, तो कुल मिला के इसमें जो पार्ट आए हैं 1 2 3 4, ये 4 ही पार्ट है सेक्शन 75 में। खाली इतना याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा इसके लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 76। सेक्शन 76 बात करेगा कि अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर लिया है एज टैक्स लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करी, अगर कोई भी अमाउंट आपने कलेक्ट किया एज टैक्स, तो सबसे पहली बात फोर्थ विद, मतलब वो हैंड टू हैंड आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी इक्वल टू जितनी अमाउंट आपके रूप में कलेक्ट की है। ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एनी अमाउंट इज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स, ठीक है, द सेम मस्ट बी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। ठीक। Such situations may arise in case where tax is collected on supplies on which tax is leviable, but such tax is not deposited to the with the government, or where tax is collected or supplies on which tax is not leviable at all, लेकिन तब भी आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, मतलब हमने किसी भी सप्लाई करी उस पर टैक्स कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, या फिर किसी सप्लाई पे टैक्स लगता ही था, हमने कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, कोई भी केस हो, हैंड टू हैंड गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। डिटेल प्रोविजंस यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, अमाउंट रिप्रेजेंटेड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें पे करनी होगी। कोई भी अमाउंट अगर आपने कलेक्ट किया है टैक्स के रूप में तो हैंड टू हैंड उसको गवर्नमेंट को पे करनी होगी, इररेस्पेक्टिव कि जिस भी जो आपने सप्लाई की गई है वो टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक। अगर हम ऐसा नहीं करते उस केस में क्या होगा, सबसे पहली बात शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा वेयर एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट को जो पेमेंट करनी थी एंड विच नॉट पेड, नॉट बीन सो पेड, नहीं की गई, तो प्रॉपर ऑफिसर में सर्व कर सकता है पर्सन लायबल टू सच अमाउंट, नोटिस इशू करेगा उसको, शो कॉज नोटिस सैड अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस में शैल नॉट बी पेड by him to the government and why a penalty equal to the amount specified in notice should not be imposed। मतलब एक शॉक ऑफ नोटिस दिया जाएगा कि जितने भी आपने अमाउंट कलेक्ट किया, सपोज करो 1 लाख की आपने अमाउंट कलेक्ट किया, तो इक्वल टू 1 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर क्यों इम्पोज ना कर दी जाए, ये आपके पास शॉक ऑफ नोटिस आपको पास इशू किया जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पर अमाउंट डिटरमाइन की जाएगी कि कितनी अमाउंट ड्यू है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन। अब जब शॉक ऑफ नोटिस को इशू किया गया बंदे को, अब शॉक ऑफ नोटिस का वो रिप्लाई देगा, तो रिप्लाई कंसीडर करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि कितनी अमाउंट फाइनली बनती है उसको द्वारा पेमेंट करने के लिए। ठीक है। ओके, इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट ड्यू। द पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटेड द टैक्स, जिसने भी वो अमाउंट कलेक्ट की गई है एज अ टैक्स के रूप में लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, गवर्नमेंट को, शैल इन एडिशन टू द पेमेंट पेइंग द सैड अमाउंट डिटरमाइनिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर शैल आल्सो बी लायबल टू पे इंटरेस्ट देयरऑन। मतलब वो अमाउंट तो पे करेगा ही करेगा, प्लस उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी पड़ेगी। सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट का रेट है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब 18% के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इससे पहले एक पार्ट हो रहा है कि इंटरेस्ट आपको कब से कब पेमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअल में अमाउंट कलेक्ट की वहाँ से लेके जब एक्चुअल पेमेंट करेगा वहाँ तक का पीरियड उसको काउंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए। अपॉर्चुनिटी बीइंग अर्न्ड, एन अपॉर्चुनिटी बीइंग अर्न्ड शैल बी ग्रांटेड विद अ रिक्वेस्ट। अगर रिटर्न में रिक्वेस्ट करता है वो बंदा,
तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ ऑर्डर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो याद रखने का यहाँ पर ये है कि इशू शॉक ऑफ नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ शॉक ऑफ नोटिस, इसके यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, नॉट गिवन। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये वाला सेक्शन 76 में का। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनेगा कि डिमांड ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। तो डिमांड ऑर्डर 1 ईयर के अंदर इशू करना है। 1 ईयर कहाँ से देखे जाएंगे, जब आपने शॉक ऑफ नोटिस इशू किया वहाँ से 1 ईयर के टाइम लिमिट देखी जाएगी। तो एक पार्ट ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया उसने फैक्ट बताया कि किस फैक्ट के बेसिस पर उसने ऑर्डर इशू किया है। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेबल, अब जो ऑर्डर इशू किया गया है कि भाई जितनी भी आपने टैक्स अमाउंट कलेक्ट की है एज टैक्स के रूप में, वो प्लस कोई भी अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करने के बाद जितना फाइनल अमाउंट बनता है कि ये पे आउट करना है वो, प्लस जो भी पेनल्टी लगाई या फिर इंटरेस्ट जो भी लगा, फाइनल जो अमाउंट बनी वो पढ़ लेते हैं एक बार। द अमाउंट पेड टू द दैट इज गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 or subsection that is 3 shall be adjusted against the tax payable if any by the person in relation to the supplies referred under subsection 1। ठीक है, where any surplus is left, अगर इसके बाद भी कोई भी surplus अगर left बच जाता है after the adjustment under subsection 9, the amount of such surplus, जो भी अमाउंट बचेगी shall be either या तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दी जाएगी या फिर जिस पर्सन ने अल्टीमेटली उसका इंसिडेंस बॉर्न किया है, मतलब अल्टीमेटली जिस पर्सन की जेब से पैसा गया है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड के लिए वही सेक्शन 54 में रिफंड की एप्लीकेशन अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 54 में जब हम रिफंड वाला चैप्टर देखेंगे तब देखेंगे इसको कि भैया रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पर इसको हम देख लेंगे। मतलब सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली वो अप्लाई करेगा, विद इन 2 ईयर का टाइम लिमिट होता है फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, तो वो अप्लाई करेगा, उसको रिफंड यहाँ पर दे दिया जाएगा। अल्टीमेटली रिफंड उसको दे दिया जिसने उसका जिसकी पॉकेट से पैसा गया है। इसके बाद डिमांड का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 77। सेक्शन 77 बहुत ही इजी सेक्शन है। इसमें केवल इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट करनी थी, आपको CGST SGST आपको कलेक्ट करनी थी, ठीक है, लेकिन आपने IGST कलेक्ट कर ली। ठीक, मतलब ये इंटरस्टेट था लेकिन इंटरस्टेट कलेक्ट करना था, लेकिन आपने इंटरस्टेट मान के, ठीक है, इसको IGST कलेक्ट कर ली। तो अब क्या हुआ, क्या ये आपस में एडजस्ट करने हैं? नहीं करने। तो आप क्या करो, आपको करना क्या था, आपको CGST SGST कलेक्ट करना था, तो जो आपको कलेक्ट करना था पहले वो कलेक्ट करो। मतलब ये पेमेंट आप करो पहले, मतलब ये आपको पेमेंट करनी थी तो आप ये पेमेंट कर दो, और जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो इसके लिए आप रिफंड अप्लाई करो, रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, ओके। सेम इसी का अपोजिट केस हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड CGST एंड SGST, जिसने CGST SGST पेमेंट कर दिया, और ऐसा केस में भी CGST एंड UTGST ऑन अ ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाय हिम इंटरस्टेट सप्लाई मानकर। बट इन एक्चुअल में क्या होना था, बाद में उसको पता चलता है कि भैया वो जो इंटरस्टेट सप्लाई थी, तो फिर क्या उसके EAC का अपोजिट केस हो गया, वाइस वर्सा वाला केस। क्लियर? ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें, अभी हम केवल इसका डिमांड वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक है डिमांड, एक इसका पार्ट है रिकवरी, जिसमें डिमांड में सेक्शन है 73 से लेके 77 तक, रिकवरी में सेक्शन आएंगे 79 से लेके 84 तक। जो सेक्शन 78 है वो इन दोनों का ब्रिज है। ठीक है, सेक्शन 73
कि अगर हम बात करें तो ये बात करेगा अदर देन फ्रॉड वाले केसेस को डील करेगा, अदर देन फ्रॉड। सेक्शन 74 बात करेगा फ्रॉड वाले केसेस की। अब इन दोनों में शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट क्या होगी, डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होगी, ठीक है, पेनल्टी कितनी होगी, ठीक, और बस यही है इसमें मेन तो, ठीक। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 75। 75 बात करेगा 73 और 74 का कॉमन प्रोसीजर, मतलब इनका कॉमन प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 76 बात करेगा कि अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर ली गई है एज अ टैक्स तो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा हैंड टू हैंड, ठीक है। 7 की ये बात करेगा अगर आपको कोई भी जो टैक्स की पेमेंट है, अगर आपको CGST SGST पेमेंट करनी थी लेकिन आपने IGST पेमेंट कर दी, या फिर आपको IGST पेमेंट करनी थी लेकिन आपने CGST, तो आपको क्या करना है, जो करना चाहिए था वो तो पहले उतने तो पेमेंट करो, और जो आप गलत पेमेंट कर चुके हो उसके लिए आप रिफंड अप्लाई कर दो, ठीक है। सेम ही यहाँ पर ये। अब जो सेक्शन 79 से 84 तक के सेक्शन है ये हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है, ये भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।